नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में मूल अधिकारों के ऊपर। इसके ऊपर मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें से काफ़ी सारे जो मूल अधिकार है वो हमने पढ़ लिए थे। कंटिन्यू करते हैं उसी क्लास को आगे। तो वैसे आपको ये तो पता है कि विषय कौन सा चल रहा है अपना, भारतीय राज व्यवस्था बोल सकते हो या भारतीय संविधान कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भारतीय संविधान चल रहा है। और भारतीय संविधान में टोटल जो भाग है वो 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। इन 22 भाग में से भाग संख्या 3 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 3। और भाग संख्या 3 का जो नाम है वो है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। अब इस मूल अधिकारों में आपसे पूछा जाए मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 3 में मिलता है। और इस भाग 3 में जो आर्टिकल आते हैं, जो अनुच्छेद आते हैं, वो 12 से स्टार्ट होते हैं और 35 तक जाते हैं। 12 से लेकर 35 तक। इन भाग 3 में बात करें हम तो मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार हुआ करता था उसे समाप्त नहीं किया गया, उसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया। कहां से हटा दिया गया? मूल अधिकारों से हटा दिया गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग संख्या 12 में आर्टिकल 300 क्लोज ए में उसको समाहित कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में देखें तो मूल अधिकार कितने हैं? है, लेकिन मूल रूप से कितने थे? 7 थे। जो संपत्ति वाला था तो क्या कर दिया गया? मूल अधिकारों से हटा दिया गया। ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है समता का मूल अधिकार। किसका है? समता का मूल अधिकार, जिसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 14 से लेकर 18 तक मिलता है। एक है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा वाला? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 19 से लेकर 22 तक मिलता है। और तीसरा है शोषण। इसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख 23 से 24। फिर इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? 25 से लेकर 28 तक आता है। फिर इसके बाद में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। किसका? शिक्षा एवं संस्कृति का। और इसका उल्लेख किस मिलता है? 29 से लेकर 30 मिलता है। फिर एक आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 32 में। किस मिलता है? आर्टिकल 32 में। तो 14 से लेकर 32 तक में ये सारे 6 मूल अधिकार आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 6 मूल अधिकार आ जाते हैं। इससे पहले जो आर्टिकल 2 तो पहले बच गए, एक तो 12 बच गया और एक 13 बच गया। और फिर इसके बाद में जैसे 32 के बाद में कौन सा बचेगा? 33, 34 और 35। यानी इनको भी साथ में पढ़ना होता है, ठीक है ना, क्योंकि अन्य जो प्रावधान है वो है इनमें। हाँ, समता का मतलब समानता से लिया गया। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया था। समानता का अधिकार कंप्लीट हो गया था अपना। समानता के अधिकार में जैसे आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा। और इनके सब क्लोज जो थे वो आर्टिकल भी हमने देख लिए थे। उसी के बाद में हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 19 को हमने दो भागों में बांटा, 19 क्लोज 1 और 19 क्लोज 2। 19 क्लोज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है। तो आप में से मुझे बताएगा 19 क्लोज 1 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? देखो 19 क्लोज 1 कै में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या साधारण शब्दों में बोलूं तो मैं बोलने की स्वतंत्रता। किसकी है?
बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन आपको पता है इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है बोलने पर। लेकिन कब लगाते, कौन से आर्टिकल के तहत लगाते हैं? 19 क्लोज 2 क्लोज ए, इसके तहत लगाते हैं, ध्यान रखना। जिनमें जो प्रावधान दे रखा है वो का वही 19 क्लोज 2 में इनका प्रतिबंध है। ख में क्या दे रखा है? यानी कि इसमें सभा करने का अधिकार दे रखा है, सभा करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर सी में देखे तो संघ बनाने का अधिकार दे रखा है। कौन सा? संघ बनाने का अधिकार दे रखा है। और घ में देखे तो घूमने का अधिकार। कौन सा? घूमने का अधिकार। और अंग में बोले तो निवास करने का अधिकार। और च में पहले संपत्ति का अधिकार शामिल था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार शामिल था। मूल रूप से तो था लेकिन वर्तमान में नहीं है, ध्यान रखना। और 6 में क्या है? आजीविका, नौकरी करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, आजीविका चलाने का अधिकार। ठीक है, ये सारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी है 19 क्लोज 1 में। किसमें दे रखी? और इन सब पर प्रतिबंध लगाया जाता है 19 क्लोज 2 के अनुसार। इसके तहत 2 के अनुसार अलग अलग आधार बता रखे, कौन कौन से आधार है वो सारे। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 19 में हो गया। 20 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ था? हाँ, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण दे रखा है। अब दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण जो दे रखा है उसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 20 क्लोज 1, इसमें 20 क्लोज 1 में क्या है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण है। क्या है? कार्योत्तर विधि से संरक्षण है। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण से क्या मतलब है कि जिस समय जो कानून लागू है उसी के तहत उसे पनिश किया जाएगा। बाद में यदि उसका मुकदमा चल रहा है और उस दौरान कोई नया कानून आ जाता है तो उसके प्रावधानों के तहत उसको सजा नहीं दी जाएगी। पुराना जो कानून बना हुआ है उसके तहत ही उसको सजा दी जाएगी। 20 क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है? दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही दंड से पनिश किया जाएगा। फिर 20 क्लोज 3 में क्या लिखा था? आत्माभिसमन की मनाही या निषेध। इसका मतलब ये होता है कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने 21 में पढ़ा था। 21 आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, एक प्रकार से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। फिर इसके बाद में एक और आर्टिकल देखा था 21 क्लोज का है जो कि शिक्षा से संबंधित है। किससे है? शिक्षा से संबंधित है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन जब किया तो ना केवल भाग 3 में संशोधन किया गया बल्कि भाग 4 में भी संशोधन किया गया, भाग 4A में भी संशोधन किया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं मूल अधिकारों में तो संशोधन हुआ ही था, साथ ही में नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन हुआ और मूल कर्तव्यों में भी संशोधन किया गया। और उसी संशोधन के तहत भारतीय संसद के द्वारा एक कानून भी बनाया गया जिसका नाम है RTE एक्ट। कौन सा? RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये 2009 का कानून है। कब का कानून है? 2009 का, जो कि लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कई बार पूछा गया है कि RTE एक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को बना। नाम क्या है इसका? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ध्यान रखना। तो 21 हो गया था। 22 में क्या दे रखा है? गिरफ्तारी एवं निवारक नजरबंदी से संबंधित कुछ प्रावधान कर रखे हैं। तो गिरफ्तारी, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है उसका कारण बताना होगा। साथ ही में वो उसका मनपसंद का वकील कर सकता है। 24 घंटे के अंदर उसको संबंधित जो भी न्यायालय होता है, नजदीक न्यायालय होता है, उसमें उसको पेश करना होता है। उसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसका कारण बताना होता है। एक तो ये सारा प्रावधान है। उसके अलावा अगर बात करें नजरबंदी वाली, तो नजरबंदी, एक व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने के लिए नजरबंद किया जा सकता है। उसमें 44वां संविधान संशोधन के तहत अमेंडमेंट भी किया गया कि भाई जो 3 वर्ष की अवधि होती है उसको, सॉरी 3 महीने की जो अवधि है उसको घटाकर 2 माह की कर दी गई है। लेकिन वो प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ है, उस फैक्ट का भी आप ध्यान रखना। चलो, आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा?
शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। तो तीसरा नंबर आ रहा है इसका शायद, है ना? तीसरा मूल अधिकारी है ना? इसका नाम लिख लें आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप लोगों को पता नहीं था क्लास से? कोई नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? अनुच्छेद 23 व 24 में। लिख लो यहां तक। फिर इसके बाद में एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे हम। जैसे अनुच्छेद 23 क्या कहता है और अनुच्छेद 24 क्या कहता है, इन दोनों को पढ़ लेंगे। जैसे ये दोनों आर्टिकल अगर हम पढ़ लेते हैं तो स्वतः हमारा क्या हो जाता है, शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार दे रखा है वो कंप्लीट हो जाता है। हेडिंग डालें आप, क्या डाली हेडिंग? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल लिख ले 23 और 24 में प्रावधान किया गया है। लिख लिया? अब हेडिंग डालो आप, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। देखिएगा, इस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार तथा बलात् परिश्रम, बलात् परिश्रम का प्रावधान किया गया है। बलात् परिश्रम का प्रावधान किया गया है। ध्यान देना विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। आपको केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार में 3 शब्दावलियों का याद रखना है, जिसमें आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार कंप्लीट हो जाता है। बताओ कैसे? एक तो इसमें ये याद रखना है आपको कि इसका नाम क्या भाग, मतलब तीसरा जो मूल अधिकार है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है? आर्टिकल कौन से आते हैं इसमें? 23 से लेकर 24 आते हैं। आर्टिकल 23 में तो है मानव दुर्व्यापार और बलात् परिश्रम, ये 2 शब्दावली याद रखनी है केवल इसमें। क्या याद रखनी है? मानव दुर्व्यापार और बलात् परिश्रम, 2 शब्दावली तो रखनी 23 में। और 24 में क्या याद रखनी है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको कारखानों में जो लगाते हैं ना, फैक्ट्रियों वगैरह में लगा के रखते हैं, तो वो उनको लगाना प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया है। मतलब उनको खतरनाक जो कार्य होते हैं उनमें नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो नियुक्त किया जाएगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ कई कानून बने हुए हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ध्यान रखना। तो अपने को क्या याद रखना है? एक तो छोटे बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, ये तो आर्टिकल 24 में। और 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात् परिश्रम। इसमें 2 शब्दावली याद रखनी, इसमें एक ही याद रखनी। और उसी के साथ आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल लिखा आपने कौन सा? 23। और 23 में क्या लिखा है? लिखिएगा, यहां मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य है कि, मतलब मानव दुर्व्यापार किसको माना गया है? यहां मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति का अपहरण, क्या है? अपहरण होता है ना, किडनैप करना। अपहरण, कौमा, क्रय विक्रय, या तो बेचो या खरीदो, क्रय विक्रय। मानव दुर्व्यापार का मतलब है अपहरण करना, क्रय विक्रय करना। अगर आज कोई भी व्यक्ति जैसे माना कि मुझे बेच देता है या मुझे खरीदता है, तो उसका मतलब मेरा मूल अधिकारों का हनन हुआ है। इसका हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे पावर दे रखी है, जो अधिकार दे रखे हैं, उनका क्या हुआ है? हनन हुआ है। तो ये क्रय विक्रय करना भी एक प्रकार से मूल अधिकारों का हनन है किसी व्यक्ति का।
ये नहीं आपका बेटा या बेटी तो आपको ये अधिकार दे दिया कि इसको बेच दो, नहीं बेच सकते हो आप, ठीक है। और अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। आईपीसी जो बना हुआ है, इंडियन पिनल कोड, उसकी जगह पर बीएनएस आ गया, नया कानून, भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके तहत उसको पनिश किया जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति बेच देता है ना, अगर इस प्रकार, चाहे खुद के बच्चे को बेचता हो, तो भी वो अपराध होता है। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब तो समझ गया आप। इसके अलावा अगर हम बात करें बलात् परिश्रम का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कई बार गांव में जिनके बहुत सारे खेत होते हैं तो हाड़ी रखते हैं, हाड़ी, जानते हो ना, हाड़ी रखना एक प्रकार से बंधुआ मजदूर होते हैं। वो क्या होते हैं? हाड़ी बोल सकते हो, सामान्य तो क्या बोल सकते हो? हाली, लिख लो आप, लिखना चाहो तो ऐसे लिखो। बलात् परिश्रम से तात्पर्य है हाली, समझने के लिए बंधुआ मजदूर लिख लो आप, बंधुआ मजदूर, ये सब बलात् परिश्रम के अंतर्गत आते हैं। हाली कोमा बलात् परिश्रम होता है, जबरदस्ती काम करवाते हैं। बंधुआ मजदूर। इसके अलावा माना कि कोई व्यक्ति है, उसको, उसने दिन भर काम किया, कई बार होता है ना, जैसे हम किसी लेबर को लेके आते हैं घर पे काम कराने के लिए, दिन भर काम करा लेते हैं और उसको कहते, उससे पहले तय तो हो जाता है आपके 500 रुपये में, और देते हो आप उसको 300 रुपये दे के फ्री कर देते हो, तो ये भी अपराध है, ध्यान रखना। उससे कोई पूरा मेहनताना मिलना चाहिए। या एक व्यक्ति जिसकी न्यूनतम, अगर सरकार के द्वारा कोई निर्धारित कर रखी, भाई किसी व्यक्ति से आप इतने घंटे काम कराओगे तो उसके बदले इतने घंटे आपको वेतन देना होगा, तो उसका जो न्यूनतम मजदूरी होती है वो भी अगर आप नहीं देते हो, तो इसका मतलब उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो लिख लो कोमा लगा के, न्यूनतम पारिश्रमिक न मिलना, न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिक न मिलना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बलात् परिश्रम के अंतर्गत आते हैं। तो समझ गए मानव दुर्व्यापार क्या है? मानव दुर्व्यापार तो मतलब एक प्रकार से उसको खरीदना, बेचना या उसका किडनैप करना, ये तो है मानव दुर्व्यापार। और बलात् परिश्रम क्या है? कि उसको बंधुआ मजदूर बना के रखना, उसको न्यूनतम पारिश्रमिक ना देना, एक प्रकार से गांव में हाड़ी रखते हैं कई बार, वो हो गया एक प्रकार, ठीक है ना। हाँ, एक प्रकार से दास जो होते थे, वो दास भी एक प्रकार से इसी का उदाहरण है। देख लिया? देखो नोट, इसे रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए कई कानून भी, कई कानून भी बना रखे हैं, कई कानून भी बना रखे हैं। जैसे पहला लिखो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कौन सा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, 1948। इसके अलावा एक समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, 1976 बना रखा है। बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम, बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट कहते हैं, एक्ट 1976 का बना हुआ है ये भी, 1976। तो ये कुछ कानून भी बना रखे हैं। और इनके अलावा पता है आपको, जो भी अगर कोई प्रावधान किसी एक्ट में नहीं है, वो सारे प्रावधान किस में शामिल है? आईपीसी में। और आईपीसी की जगह नया कानून कौन आ गया? बीएनएस 2023। कौन सा आ गया? बीएनएस 2023। ये आईपीसी जो कानून था वो 1860 का कानून है। इसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इसको अरबी फारसी में बोलते हैं ताही, नहीं उर्दू में ताही,
ताजे राते हिंद, क्या होता है इसका नाम? आईपीसी को क्या बोलते हैं? ताजे राते हिंद। आपने पुरानी मूवी वगैरह देखी होगी, उसमें सुना होगा। और धारा, धारा होती है ना, धारा, उस सीरियल नंबर होता है एक प्रकार से धारा। धारा को कहते हैं दफा, क्या कहते हैं? दफा 302 ताजे राते हिंद के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जज सुनाते पेन की निब तोड़ देता था, है ना? क्यों तोड़ता है जज? दूसरे व्यक्ति को फांसी की सजा ना मिले। फांसी की सजा मिलना है एक प्रकार से अगले को मारना है। भाई आपने फांसी की सजा सुना दी कि इसको मार दिया जाए फांसी पे लटका के, तो कहीं न कहीं एक मानवता भी छुपी रहती है कि मेरी कलम से दोबारा किसी को फांसी की सजा ना हो। लेकिन जो अपराध करेंगे उनको तो फांसी की सजा मिलेगी ना भाई। तो एक समाज को मतलब एक प्रकार से ये मैसेज आता है कि जज खुद नहीं चाहता किसी को फांसी की सजा, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है तो देना पड़ता है फांसी की सजा। आपने अपराध ही वैसा कर दिया, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है उसको भी तो न्याय मिलना जरूरी है। लिख लिया आपने? लिखो अनुच्छेद 24। आर्टिकल 23 की बातें थी सारी, है ना? 24 में देखो मैंने छोटा सा समझाया था आपको कि 14 वर्ष की आयु की बात कर रखी है यहाँ पे, मतलब बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो लिखो 14 में, लिखो अनुच्छेद 14 में कार, सॉरी सॉरी सॉरी, 24, अनुच्छेद 24 लिखिएगा। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 में क्या लिखोगे? कारखानों, कारखानों की जगह फैक्ट्री भी लिख सकते हैं आप। कारखानों आदि में बालकों या बच्चों के नियोजन, नियोजन का मतलब एक प्रकार से उनको नियुक्त करना, नियोजन का निषेध किया गया है, रोका गया है। अभी बता दूंगा इसका मतलब क्या रहेगा। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। देखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष, ये उम्र याद रखना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता। लिखो, अर्थात बाल श्रम पूर्णतः निषेध है। लिख लिया? देखो, इसे रोकने के लिए कई कानून भी बने हुए हैं, कई कानून भी बने हुए हैं। इसे रोकने के लिए कई कानून भी बने हुए हैं। पहला लिखो, कौन सा कानून पहला? कारखाना अधिनियम 1948। क्या आपने पहले ही पढ़ रखा है क्या? वेरी गुड। कारखाना अधिनियम 1948। दूसरा कानून लिखो, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। ये जो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बना है,
इसमें संशोधन किया जा चुका। अब क्या कर दिया, इसमें संशोधन भी किया गया। कब किया गया संशोधन? 2016 में। इस कानून में 2016 में संशोधन भी किया गया है। दो 2016 में अमेंडमेंट भी किया है। इसके अलावा एक और कानून बना हुआ है, बाल संरक्षण अधिनियम 2005। बाल संरक्षण अधिनियम 2005। अब चक्कर ये पड़ता विद्यार्थियों, सारे लोग नौकरी तो करते नहीं है। भारत में अलग अलग कैटेगरी में काम करते हैं लोग बाग। कोई होटल, कोई ढाबे, कोई किस पे काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो 14 साल का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो कई बार जैसे माना कि मेरी खुद की होटल है, मेरा कोई ढाबा है, मैं मेरे बच्चे को ले जाऊंगा भाई, एक दूसरा कोई मजदूर रखूंगा, उसके बजाय बच्चे को रख लूंगा। स्कूल से आएगा, स्कूल से आने के बाद में आराम से काम करेगा वहाँ पे। करेगा कि नहीं करेगा? हो सकता है मैं वेटर का काम करवाऊँ, हो सकता है मैं कोई उससे झाड़ू पोछा ही करवाऊँ, कुछ न कुछ तो काम करेगा वहाँ, छोटा मोटा काम करेगा। तो फिर 2006, कब, 2006 में ऐसे कई मामले मतलब कोर्ट में जा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही थी। तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा था, ऐसा ही कोई मामला गया था सामने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, उसका घरेलू होटल ढाबा जो भी है, वहां पर अपने बच्चे को काम नहीं करवा सकता जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। देखिएगा नोट, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों से, अपने बच्चों से घरेलू कार्य, कौमा होटल ढाबों पर कार्य नहीं करवा सकते। पहले आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करते रहते थे। आजकल नहीं करते हैं, और अगर कोई करवाता है तो वो अपराध है, उसको अपराध माना गया है और कई सारे कानून बने हुए हैं, उसके तहत उसको पनिश किया जाएगा। फिर बढ़ी हुई रहती नहीं, वैसे रिकॉर्ड में अगर आपने बढ़वा ली तो फिर तो देखो आपने खुद ने ही धोखा दिया है वो तो। लेकिन बच्चा और उस बात का अगर पता लग जाए तो भी कार्रवाई होगी। आपने डॉक्यूमेंट्सों में, दस्तावेजों में अगर कूट रचित रचना की है उसमें किसी प्रकार के, तो उसके तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर तो पता लग जाए, जब बच्चा जाके शिकायत करते मेरी तो एज इतनी है ही नहीं, बढ़वा रखी है। अब माना कि शुरुआत में आपने उसको स्कूल में दाखिला करवाया, उस समय उसको 10 साल का बता दिया, सारी चीज़ें देखी जाती है उस समय। तो आजकल डॉक्यूमेंट्स भी तो है ना भाई, उसमें उससे प्रूफ होता है, किसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भाई आपको पता है बच्चा 10 साल का नहीं है, आप जबरदस्ती इसकी 10 साल उम्र लिख रहे हो। और लास्ट में ऐसा केस भी जब कोई हो जाता है ना, तो उसकी फिर मेडिकल से जांच होती है, कि मेडिकल रिपोर्ट आती है कि ये इस व्यक्ति की एज कितनी हो सकती है। जैसे कोई कह रहा है ना मैं तो छोटा हूँ, कोई कहता है मैं तो 10 साल का ही हूँ, और उसकी 20 साल लिखा रखी है। फिर ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड होता है, उसकी एक जांच करता है, जो भी आपके कुछ लेता है वो सैंपल वगैरह, उससे उसको पता लग जाता है पूरा। अब उससे आपकी एज का पता लगता है, लेकिन प्रॉपर एज नहीं आती उसमें। आप 16 साल 3 महीना 2 दिन के हो, ऐसा नहीं आता है उसमें। उसमें लगभग आता है भाई 16 साल का, 17 साल का, 16 17, मतलब साल 6 महीने का थोड़ा सा अंतर आ सकता है, एग्जिट नहीं आती। तो इसी के साथ ये कौन सा हो गया आपका आर्टिकल 24 कंप्लीट। तो 23 और 24 जैसे आप पढ़ लेते हैं, तो उसी के साथ जो शोषण
का जो अधिकार दे रखा है, आपको मूल अधिकार दे रखा है, वो आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मूल अधिकार कितने वर्तमान में है? 6 में से हमने कितने पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। 3 कौन कौन से पढ़ लिए? सबसे पहले पढ़ा था समता का मूल अधिकार या समानता का मूल अधिकार भी कहते हैं उसे, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आया था। दूसरा मूल अधिकार कौन सा पढ़ा? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? 19 से लेकर 22 तक आते हैं। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात् परिश्रम। केवल एक लाइन याद रखनी है। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है? अपहरण करना, क्रय विक्रय करना, ये उसके दुर्व्यापार में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें उसका बलात् परिश्रम में क्या आता है, तो उससे हाड़ी के रूप में काम कराना, बंधुआ मजदूर के रूप में काम कराना, उससे न्यूनतम मजदूरी ना देना। और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो कानूनी उसको अपराध माना गया है, दंडनीय अपराध है। उसके तहत कई कानून बना रखे हैं, उनके तहत उनको दंड दिया जाता है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उनके साथ। उसके अलावा 24 में क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कारखानों, फैक्ट्रियों इत्यादियों में उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, और किया जाता है तो जो कानून बना रखे हैं उनके तहत उनको पनिश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ने जो निर्णय दिए हैं उनका भी पता होना चाहिए। कई बार बच्चों से, हम छोटे बच्चों से कह देते हैं, बच्चे घर में करवाते हैं ना काम, पानी लेके आना, वो लेकर आना, तो नहीं मंगवा सकते छोटे बच्चों से आप। हाँ, नहीं मंगवा सकते, उसमें क्या दिक्कत है? कानून बना हुआ है। घर पर कह देते हैं कि नहीं, पिताजी जैसे बैठ रहते हैं कि बेटा जा चाय लेके आओ ऊपर जाके, बोल देते हैं ना कई बार, वो गलत है, नहीं बोल सकते हैं। अब बच्चों को पता लग जाता है हमारे पक्ष में ये कानून बने हुए हैं, तो बेटे फिर काम थोड़ी करेंगे। बेटे से चोर होते हैं बेटे, तो चोर से तात्पर्य मतलब काम चोर होते हैं। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, मात्र 3.5 साल का, जिसका नाम वेदांत है। सही बता रहा हूँ, उसको कल मैं कह रहा था बेटा वो पानी का लोटा रखा, लेके आना। अरे पापा मेरे पैर दुख रहे हैं, आप समझते नहीं हो। मतलब एक छोटा सा बच्चा काम नहीं कर रहा। अब जिस दिन उसको अगर ऐसे कानून का पता लग गया, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, वो तो धमकी और देगा। नहीं तो मुकदमा दर्ज करा दूंगा आपके खिलाफ। ठीक है, लेकिन ऐसा ठीक है, नॉर्मल काम तो देखो घर में होते ही है। बाकी कानून तो ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।